नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज 4 नवंबर है और जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा एईटीओ का। जैसा बीपीएससी कैलेंडर में बताया गया है, तो कृपया जनवरी के हिसाब से ही तैयार करें। ऐसा ना सोचें कि आगे जा सकता है एग्ज़ाम। अगर जनवरी के लिए लिख करके दिया गया है तो जनवरी में ही आपका एग्ज़ाम होगा। आज से मैं प्रैक्टिस शुरू करवा रहा हूँ एईटीओ का यूट्यूब पर। मैं क्विज़ प्रैक्टिस तो अपना चल ही रहा है, अक्टूबर में ही मैंने शुरू किया था। आप उससे जुड़ सकते हैं। अगर आपको इसी प्रकार के एमसीक्यू को अगर आपको क्लिक करके सही आंसर देख करके अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप जुड़ सकते हैं। मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा। 1 टाइम का फ़ी है और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको डेली 80 से 90 100 क्वेश्चंस भी रहते हैं, कभी कभी आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी एक्ट हैं 1773 से लेकर के 1935 तक के, इन सभी को हम लोग प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे और कंप्लीट करेंगे सिलेबस के हिसाब से। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक अंत के सवालों तक देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सही आंसर निकालें। एईटीओ में 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। 10 लाख में से मैक्सिमम बच्चे एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि एईटीओ से पहले कोई और एग्ज़ाम होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। ओके, देखिए पहला सवाल क्या है, निम्न से किस अधिनियम। पहला सवाल देखिए काफ़ी आसान है, आसान से लेकर के कठिन स्तर तक के सवालों को हल करेंगे कि निम्न में से किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया और कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। बहुत आसान सवाल है, ये तो आप सभी ने हल किया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 1773 का एक्ट है, जिसके द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उसको इस गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल और गवर्नर अलग अलग शब्द है। फिर भारत का गवर्नर जनरल आएंगे, उसके बाद से वायसराय की उपाधि भी दी जाती है, तो इसको याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था और एक गवर्नर था जिसको गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला सवाल है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत में वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। किसको, तो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल, इन दोनों कामों को अलग कर दिया गया। अर्थात व्यापार को अलग कर दिया और किसको अलग कर दिया गया, तो राजनीति को अलग कर दिया गया। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए किस निकाय का गठन किया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, किस चीज़ का गठन किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट इसको कहा जाता है, 1784 ईस्वी में इसको लाया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पिट्स इंडिया एक्ट ने दोहरी सरकार, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट की शुरुआत की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये ध्यान रखिएगा, इसको वाणिज्यिक कार्य सौंपे गए। कौन से कार्य, तो वाणिज्यिक कार्यों की अनुमति दी गई। जबकि 6 सदस्यों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, 6 मेंबर का बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल किसके हाथों में होता है, तो जो राजनीति होती है वही कंट्रोल करती है सभी व्यवस्थाओं को। इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि राजनीतिक प्रणाली कंट्रोल करती है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें 6 सदस्यीय मेंबर था वो, उसमें क्या था, तो भाई राजनीतिक कार्यों के लिए बनाया गया। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसको नाम दिया जाता है, ये कॉमर्शियल पर्पज से बनाया गया था, व्यापार के पर्पज से बनाया गया था। ओके, अगला सवाल है कि 1833 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1833 का चार्टर एक्ट आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। इसने भारत के गवर्नर जनरल को विधायी शक्तियाँ प्रदान की। अगला है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारी गतिविधियों को समाप्त कर दिया। इसने सिविल सेवक के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की। 3 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों में से कौन से सही हैं ये आपको पहचान करना है। इसका आंसर निकालिएगा जरा। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन सिविल सेवकों के लिए खुली चयन प्रतियोगिता की शुरुआत 1853 के एक्ट से शुरू होती है। बाद में 1861 के बाद इसको लागू किया जाता है। शुरुआत 1853 से माना जाता है, इसलिए पहला दूसरा तो सही हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ दिया गया है कि 1853 के बाद इसको शुरू किया गया था। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि भारत पहली बार एक अलग केंद्रीय विधान परिषद, सेपरेट
सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, जिसे मिनी पार्लियामेंट के रूप में भी जाना जाता है? पहली बार पूछ रहा है आपसे, इसलिए ध्यानपूर्वक हल कीजिएगा। 1853 का एक्ट है, 1861 का है, 1892 का है और 1909 का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1853 में इसका पहली बार निर्माण किया गया। 1853 में इसके 6 नए सदस्य जोड़कर एक अलग केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव या उस समय का मिनी पार्लियामेंट आप कह सकते हैं। जो विधायी कार्य करती थी इसे मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता था। 1853 का एक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में भी इस चीज़ को सही नहीं आपसे पूछा गया है। कोई बच्चे अगर 72 के लिए चाह रहे हैं तो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उन सभी में यह आपके काम आएगा। पीटी रिजल्ट के बाद हम लोग आईआर का लेक्चर शुरू कर लेंगे और मेंस का, तब तो दिन में 3 वीडियो आएंगे। आईआर मेंस का भी, मेंस में GS1 GS2 सभी मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके साथ में एक न्यूज़पेपर और एक AEDO का हम लोग लेकर के चलेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ढेर सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोड है, जैसे साइंस का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, करंट अफेयर के MCQ मैंने सितंबर तक के करवाए हुए हैं, तो उसको जा कर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है अगला। 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। इसने भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया क्या? इसने भारत के लिए राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का नया पद सृजित किया। इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की प्रणाली को समाप्त कर दिया। इसने गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वाइसराय कर दिया और वाइसराय को भारतीय परिषद के प्रति जवाबदेह बनाया गया। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पूछा गया इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। इसका आंसर निकालिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा ABC तो सही है, यहाँ पर डी गलत दिया हुआ। इसने गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वाइसराय कर दिया, ये तो सही है। वाइसराय को भारतीय परिषद के प्रति जवाबदेह नहीं बनाया गया था, बल्कि सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट थे, राज्य सचिव थे, उनके प्रति इसको जवाबदेह बनाया गया। इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये कठिन सवाल हो जाएगा अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो, क्योंकि बहुत ही छोटा सा अंतर है जिसको बच्चे इग्नोर कर देंगे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है कि निम्न में से किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व दिया और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया गया? भारतीयों को पहली बार रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिला और उसके साथ में डिसेंट्रलाइजेशन किया गया पावर का। पहली बार किस में हुआ है? 1833 है, 1861 है, 92 है, 1909 है। छठे सवाल का आंसर हो जाएगा बी। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में पहली बार किया गया। 1861 में ही अध्यादेश निकालने की शक्ति भी गवर्नर जनरल को दी गई। अध्यादेश यानी कि आज के आर्टिकल 123 के समान जो राष्ट्रपति जी को शक्तियां दी गई हैं, वो 1861 के एक्ट का ही एक्सटेंड किया गया और भारतीय संविधान में उसको शामिल किया गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम ने पहली बार वाइसराय को कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य, नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में मनोनीत, नॉमिनेट करने का उनको अधिकार दिया गया। और यही अधिकार राष्ट्रपति जी को आज भी प्राप्त है। आज भी हमारे राज्यसभा में जो राष्ट्रपति जी के द्वारा कुछ मेंबर को अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, वो प्रथा यहीं से चली आ रही है। इसने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनकी विधायी शक्तियां वापस दे करके विधायी का विकेंद्रीकरण, लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की। बम्बई और मद्रास भी अपने इलाकों में कानून बना सकते हैं, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस भी इसी में शुरू किया गया था। इसलिए इसको याद रखिएगा, इसका आंसर 1861 हो जाएगा। पार्लियामेंटो सुधार के रूप में किस अधिनियम को जाना जाता है जिसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया? बेहद आसान सवाल है ये तो। 1909 का एक्ट है। 1909 का एक्ट पारित किया गया। 1892 के बाद से 1909 में एक एक्ट पारित किया गया। 1909 के बाद 1917 का एक्ट आता है, 1919 का एक्ट आता है, 17 में ही पास हुआ था ब्रिटेन से वो। उसके बाद से हम लोग कौन सा 1935 का एक्ट पढ़ते हैं। 1909 का एक्ट इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इसमें पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियल तौर पर एक्ट बना करके भारत में विभाजन की नींव को बोया। हिंदू मुसलमानों को पृथक पृथक करने के लिए उन्होंने पहली बार यहाँ से शुरुआत। 1909 से पहले उन्होंने भारत विभाजन को
बढ़ावा देने का प्रयास किया, जिसमें सर सैयद अहमद खान जो हैं उन्होंने राजभक्त सभा का गठन किया। इसके साथ ही 1906 ईस्वी में ढाका मुस्लिम लीग का गठन होता है। इसके बाद से हिंदू महासभा का गठन होगा और अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में धर्म के आधार पर आंदोलन और विभाजन होने लग जाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम के तहत द्वैध शासन किस स्तर पर पेश किया गया। 1919 में जो द्वैध शासन है ये किस स्तर पर लागू किया गया और 1935 में किस स्तर पर लागू किया गया, ये सवाल पूछा जाता है प्रीलिम एग्जाम में, इसलिए आप इसको हल कीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 1919 का। तो इसका आंसर हो जाएगा पहली बार इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन अपनाया गया। हस्तांतरित और आरक्षित, ये जो आप विषय सुनते हैं, हस्तांतरित यानी कि राज्य की असेंबली को दे दिया गया और आरक्षित यानी कि राज्य के स्टेट के गवर्नर के हाथों में सारी शक्तियां होंगी। तो कुछ विषयों पर गवर्नर को शक्तियां दी गई और कुछ सेलेक्टिव मुद्दों पर वहाँ की जो असेंबली थी उसको शक्तियां दे दी गई। इसको जरूर याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रांतों का स्तर पर यह शुरू किया गया द्वैध शासन। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं। कौन सी विशेषताएं हैं। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, 1935 में अखिल भारतीय संघ केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकालिएगा जरूर, सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आपके समक्ष यही सवाल आता है एग्जाम में, किस प्रकार से इसको हल करेंगे। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति होगी क्या इसको विस्तारित किया जाएगा। अखिल भारतीय संघ क्या बन पाया था, प्रावधान तो था ही भाई, बन नहीं पाया वो अलग चीज़ है। केंद्र में द्वैध शासन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन से सही हैं ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों के तीनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। हालांकि यह संघ कभी बन ही नहीं पाया क्योंकि संघ में शामिल होने के लिए रियासतों ने हामी ही नहीं भरी और इस कारण से इस संघ का निर्माण कभी भी नहीं हो पाया। इसका आंसर डी हो जाएगा। और इसी के द्वारा पहली बार केंद्र में जो प्रांत में हस्तांतरित और आरक्षित विषय थे, अब उसको केंद्र में लाया गया। यहाँ पर भी हस्तांतरित और आरक्षित विषयों को बनाया गया 1935 के एक्ट के द्वारा। हमारे भारत के संविधान में सबसे बड़ा हिस्सा 1935 के एक्ट से ही शामिल किया गया है। उसके अलावा दुनिया के अलग अलग संविधान से हमने हिस्सों को इसमें शामिल किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तीनों ही हो जाएगा। अगला सवाल है, क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था, कब आया था भाई, तो मार्च 1942 में। महीना भी याद रहना चाहिए क्योंकि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1942 में 8 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, सीक्वेंस बना करके कई बार पूछा जाता है। देखिए क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा भारत को डोमिनियन स्टेटस और संविधान बनाने का अधिकार प्रदान करने के लिए आया था। लेकिन भारत सरकार ने इसको, उस समय के भारत के कांग्रेस और उस समय के जो मुस्लिम लीग थी, उस दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया था। इसलिए यह आयोग असफल हो गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। और इसके बाद ही गांधी जी ने शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन कि अंग्रेजों आप भारत को छोड़ दीजिए अपने इस हाल पर और आप यहाँ से चले जाइए। अगला सवाल है कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। देखिए क्या है सवाल कि इसने एक भारतीय संघ की सिफारिश की, कैबिनेट मिशन 1946, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और रियासतें शामिल होंगी, पहला कथन। दूसरा, इसने अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना का सुझाव दिया। तीसरा, इसने पाकिस्तान के निर्माण के लिए मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार कर लिया। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, तीनों को हल करके आंसर निकालना है कौन से सही हैं। जरा निकालिए। 11 नंबर सवाल पर ही आए हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ सवाल करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कितने सारे फैक्ट्स को आपने रिवाइज़ किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, इसके कारण से ही तो डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने शुरू कर दिया है ना। देखिए इसका क्या है, कैबिनेट मिशन ने एक भारतीय संघ की सिफारिश की, अंतरिम सरकारी गठन का सुझाव दिया। हालांकि इसने एक अविभाजित भारत पर जोर दिया। मुस्लिम लीग और अलग पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए कथन 3 यहाँ पर गलत दिया हुआ है, पहला और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। फिर आएगा माउंटबेटन प्लान। कोई अगर किताब पढ़नी हो तो लैरी कॉलिंस की किताब आप पढ़ सकते हैं, फ्रीडम एट मिडनाइट, बेहतरीन किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। माउंटबेटन और फ्रीडम, आज़ादी से ठीक पहले क्या क्या घटनाक्रम हो रही थी ना पूरे देश में, उसके बारे में है। माउंटबेटन किस तरह से भारत आया, उससे पहले कहाँ पर काम कर रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कहाँ युद्ध लड़ रहा था,
ये हर चीज़ आपको मिल जाएगा। फ्रीडम एट मिडनाइट किताब पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ इंटरेस्ट हो इतिहास में तो, नहीं तो कोई बात नहीं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? 1892 का एक्ट क्या था? इस एक्ट की पृष्ठभूमि, इस एक्ट की पृष्ठभूमि थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है 1885 ईस्वी में। उदारवादी जो हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उनसे सहयोग की बात कर रहे हैं और उनकी हामी भर रहे हैं। अब कांग्रेस को खुश करने की भी कोशिश ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, तो 1892 के एक्ट में ढेर सारे ऐसे प्रावधान डाले गए जो कांग्रेस को खुश करने के लिए थे, उदारवादियों को खुश करने के लिए थे। इसी के पृष्ठभूमि में ये एक्ट बना था। अब जरा इससे जुड़े हुए सवाल को हल करिए, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत को समाप्त कर दिया। इसने पहली बार बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की। इसने पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति दी। पूरक प्रश्न पूछ सकते थे क्या? इसने विधान परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसने पहली बार बजट पर चर्चा करने की शक्ति दी। पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति 1909 के एक्ट में मिलेगा, ना कि इसमें मिलेगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या पूछा गया? कौन से कथन सही है ना? हाँ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्रिप्स मिशन के बारे में। उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। संविधान बनाने वाला निकाय केवल ब्रिटिश भारत के प्रांतों के सदस्य शामिल होंगे। संविधान लागू होने के बाद किसी भी प्रांत को संघ से अलग होने का अधिकार होगा। क्रिप्स मिशन में है कि भाई देश से कोई भी हिस्सा उसका अलग हो सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया था। संविधान सभा के सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। क्या ये तीनों प्रावधान थे क्रिप्स मिशन में? निकालिए गया आंसर। क्या आपने नहीं पढ़ा है? क्या पढ़ा है, फिर भी आप गलत कर रहे हैं एक ही टॉपिक में बार बार। फिर आप बोलते ही पीटी में मार्क्स कम आ रहे हैं, आते हुए सवाल भी गलत करके आप प्रीलिम में आ जाते केवल प्रैक्टिस के कारण से। प्रैक्टिस करते समय कई सारे बच्चों को मैंने देखा है कि ये तो मुझे आता ही है, इसको क्या करना, उस एरोगेंस में वो गलतियाँ कराते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहा जाता है। इसलिए ध्यानपूर्वक हर टॉपिक का जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर तरीके से आपका पीटी निकलेगा। ठीक है, इसका आंसर निकालिए तीनों को पढ़ करके। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाए केवल 2 यहाँ पर सही है, पहला और तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। क्रिप्स मिशन ने सुझाव दिया कि संविधान बनाने वाले निकाय में ब्रिटिश भारत के प्रांत के निर्वाचित सदस्य और रियासतों से मनोनीत सदस्य शामिल होंगे। मिशन ने डोमिनियन स्टेटस और संघ से अलग का अधिकार प्रदान किया, जो कांग्रेस के लिए एक प्रमुख असहमति का बिंदु था, इसलिए कथन 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है। अगला सवाल है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने किस निकाय के गठन का प्रावधान किया जिसे कभी लागू नहीं किया गया था? तो ये भारत का संघ बनाने का असफल प्रयास किया गया। अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाए, सभी रियासत इसमें शामिल हो और सबका मिलाकर के एक सरकार बनाया जाए। जिस प्रकार से अभी केंद्र सरकार है और अलग अलग हमारे राज्य हैं, उसी प्रकार से बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी रियासत ने शामिल होने के लिए हामी ही नहीं भरी। फिर भारत की आज़ादी के बाद सरदार पटेल को सभी रियासतों के साथ अच्छे से बात करना पड़ता और उनको शामिल करना पड़ता है। निम्न से किस अधिनियम ने भारत के लिए राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1858 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा राज्य सचिव जो कहाँ पर होंगे? जो ब्रिटेन में होंगे, ब्रिटेन के कैबिनेट के मेंबर होंगे, उनके मदद के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल बनाया गया और इस इंडियन काउंसिल के वेतन भत्ते सब कुछ भारत से ही जाते थे। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। निम्न से किस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीयता और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में इसको शुरू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की शक्तियों में 3 सूचियों में विभाजित किया गया। अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी? ये सवाल 2018 यूपीएससी पीटी में पूछा गया कि 1935 के एक्ट के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसी में 3 सूची बनाया गया, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। इसी में 3 सूचियां बनाई गई, इसको भी याद रखिएगा, जिसको हमारे संविधान में ग्रहित किया गया है।
निम्न से किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी? और इसी अध्यादेश जारी करने की शक्ति को आज भी हमारे संविधान में आर्टिकल 123 के तहत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अध्यादेश जारी करने की शक्ति या राज्य के गवर्नर को राज्य के मामले में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों सदन में से कोई भी एक अगर नहीं चल रहा है अभी और अभी हमें कोई एक्ट चाहिए, बनाने हैं एक्ट, तो राष्ट्रपति जी अपने आदेश के द्वारा अध्यादेश जारी करके एक्ट बना सकते हैं। लेकिन सदन चालू होने के बाद उसको दोनों सदनों से पारित करवाना पड़ता है। इसी को अध्यादेश ऑर्डिनेंस कहा जाता है। ये कौन सा एक्ट था? तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत निम्न में से किस भारतीय को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहले भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? 1909 के एक्ट में पूछा गया है पहले भारतीय सदस्य के रूप में वायसराय का कार्यकारिणी परिषद। अब आधे बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता होगा, वायसराय का कार्यकारी परिषद क्या होता है ना। चलिए, मेरा काम है समझाना, मैं आपको समझा देता हूँ पहले, तब याद करना आसान हो जाता है। ये है केंद्र सरकार उस समय की। केंद्र सरकार की जगह पर मैं यूएसए लिख रहा हूँ, अमेरिका। अमेरिका में शासन दो प्रकार से होता है बंधुओं। एक यहाँ के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट अपने पसंदीदा मेंबर का एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको अलग अलग विभाग सौंप देते हैं, जिसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की शुरुआत भी 1861 एक्ट से ही हुआ था। जैसे अमित शाह जी के पास कौन सा पोर्टफोलियो है आज? तो गृह मंत्रालय है, सहकारिता मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्रालय है, तो पोर्टफोलियो इसको कहा जाता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, इन्होंने अपने पसंदीदा व्यक्ति को चुना हुआ है और चारों को 4 विभाग दे दिया। ये शासन कर रहे हैं, कानून बनाना इनका काम नहीं है। इधर दूसरी है जिसको कहा जाता है संसद, जो अमेरिका की संसद है, ठीक है, और यहाँ पर कानून निर्माण का काम हो रहा है। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ये अमेरिका की खासियत है, आज भी अमेरिका इसी प्रकार से काम करता है। उस समय के ब्रिटिश भारत में कदाचित यही सिस्टम लागू था कि यहाँ पर आप प्रेसिडेंट की जगह पर किसको डाल दीजिए, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं वायसराय को। वायसराय को डाल दिया। वायसराय की अपनी एक कार्यकारिणी परिषद है जिसमें कुछ मेंबर शामिल होते हैं जिनको कोई विशेष पोर्टफोलियो दे दिया जाता है और वो उस विभाग को संभालते हैं। वहीं पर जो दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको कहा जाता है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गया, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गया, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है जिसका काम क्या है? कानूनों का निर्माण करना। और दोनों की शक्तियाँ आकर के किस में समाहित हो जाती है? तो वायसराय में हो जाती है। तो यही सिस्टम था। अब जाके आप समझेंगे कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके पहले भारतीय मेंबर कौन बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और भारत को एक संप्रभु राज्य सॉवरेन स्टेट घोषित किया। इसने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसने रियासतों पर ब्रिटिश ताज के आधिपत्य को बहाल कर दिया। बहाल कैसे कर सकता है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बहाल नहीं किया बल्कि भारत में ये रियासत शामिल हो गए और जिन्हें पाकिस्तान में शामिल होना था वो पाकिस्तान में शामिल हो गए, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला है कि 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में सवाल आपसे पूछा गया है कि इसने चाय के व्यापार को छोड़कर, 1813 का एक्ट है, फिर 1833 आता है, 33 के बाद 53 है, 53 के बाद 1861 का एक्ट है, 1858 के बीच में एक छोटा सा एक्ट आता है, 1892 है, फिर 1909 है, फिर 1909 के बाद 19 है, फिर 35 है, 1773 है इससे पहले, 1773 भी एक प्रमुख एक्ट माना जाता है, फिर 1784 भी है। ओके, कितना सारा एक्ट है। इसमें से मुख्य को याद करके रखना चाहिए हमेशा ही। पीटी मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। इसने चाय के व्यापार को छोड़कर, बीपीएससी पीटी मेंस, एईडीओ के लिए तो पीटी में ही आएगा। इसने चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चाय और चीन, दो चीज़। इसने भारत और ब्रिटिश क्षेत्र पर क्राउन की संप्रभुता को प्रतिस्थापित किया। इसने भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए वार्षिक रूप से 1 लाख रुपए अलग से रखे और इसी में
एक और प्रावधान किया गया था 1813 के एक्ट में पहली बार कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अलाउ किया कि जितने भी मिशनरी हैं उन सभी को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए खुली छूट दे दी गई ऑफिशियल तौर पर। पुर्तगाली आए, ब्रिटिश आए, डेनिश आए, कोई भी आए, उन सभी का एक उद्देश्य ये जरूर था, धर्म की स्थापना, अपना धर्म प्रचार करना, ईसाई धर्म को फैलाना। ये उनका ऑफिशियल था भाई, 1813 के एक्ट में ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे 1813 के बाद जनजातीय विद्रोह पूरे भारत में अधिक होते हैं। 1813 से पहले जनजातीय विद्रोह इक्का दुक्का कहीं कभार आपको दिख जाएगा छोटे स्तरों पर, क्योंकि इसके बाद ऑफिशियल तौर पर जनजातियों के धार्मिक क्षेत्रों में, चूँकि उच्च वर्ग जो था, शहरी उच्च वर्ग, वो किसी भी हालत में अपना धर्म परिवर्तन नहीं करता है। आपको पता ही होगा आज भी उच्च वर्ग में धर्म परिवर्तन नहीं होता है। तो उन्होंने सबसे पहले जो टारगेट किया वो जनजातीय वर्ग को किया, एससी वर्ग को किया। इसलिए सबसे ज़्यादा जनजातीय वर्ग में विद्रोह इसके बाद ही शुरू होते हैं। 1 लाख रुपए भारत में एजुकेशन के लिए भी प्रावधान रखा गया कि 1 लाख रुपए हम एजुकेशन पर खर्च करेंगे, क्योंकि कंपनी इतनी विशाल हो गई थी कि अब उसको काम करने के लिए लोग चाहिए थे। ब्रिटेन से लोग पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए भारत से ही लोगों को इसमें शामिल करना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा कौन से सही है? पहला और तीसरा सही हो जाएगा। एक चीज़ और है इसमें, चाय और चीनी दोनों ही होगा तभी पहला सही होगा। चाय और चीन दोनों होगा तभी पहला सही होगा। तो इसको याद रखिएगा। 1813 के चार्टर एक्ट में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। इसको जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्न से किस अधिनियम ने पहली बार प्रांतों में आंशिक रूप से गैर आधिकारिक बहुमत की अनुमति दी, हालांकि यह केंद्र में जारी रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में पहली बार जो गैर सरकारी सदस्य थे, जो प्राइवेट मेंबर थे, उनके बहुमति की अनुमति मिल गई थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में एक जिम्मेदार सरकार की क्रमिक स्थापना किस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था? तो 1919 के अधिनियम में भारत सरकार अधिनियम इसको कहा जाता है, भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है। 1919 और 1935 के एक्ट को भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है। इससे पहले के एक्ट को भारत परिषद कहा गया है। देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए वो लाया गया है। चार्टर का मतलब होता था फरमान एक तरीके का लाया गया है। तो ये अलग अलग नाम है एक्ट के, उससे भी उसके मायने निकलते हैं। 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में जो है वो कौन सी सरकार भाई कहा जा रहा है? तो जिम्मेदार सरकार, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसको कहा जाता है, पहली बार लाने का प्रयास किया गया था, हालांकि यह असफल रहा था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? तो 4 मेंबर थे, 4 टोटल मेंबर थे, 4 सदस्यों का यह मेंबर बनाया गया था। निम्न से किस अधिनियम ने एक कानून आयोग, लॉ कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी और भारत में आज भी लॉ कमीशन बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह बनाया गया था पहली बार, और मैकाले को बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला कानून आयोग 1834 में स्थापित हुआ। प्रावधान 1833 के एक्ट में लाया गया था। अगला सवाल है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत निम्न से कौन सा विषय प्रांतीय सूची के अंतर्गत नहीं आता था? ये पूछा जा रहा है आपसे कि प्रांतीय जो सूची थी उसके अंतर्गत कौन सा एक्ट नहीं आता था, कौन सा इसमें से नहीं आता था 1935 के अधिनियम में? तो सीमा शुल्क जो कस्टम है वो इसमें शामिल नहीं था। 1935 का अधिनियम में पुलिस, जो लोकल गवर्नमेंट है वो, एग्रीकल्चर, विषय विशेष रूप से प्रोविंशियल जो लिस्ट थे उसमें शामिल थे। प्रोविंशियल में सीमा शुल्क, डाक तार और रक्षा, विदेश, ये सब के सब फेडरल जो लिस्ट था उसमें शामिल किए गए थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव के अस्वीकार करने के समय कांग्रेस की मुख्य आपत्तियाँ क्या थी? कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को क्यों अस्वीकार कर दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। कि डोमिनेंट स्टेटस की पेशकश, पूर्ण स्वतंत्रता की नहीं, पहला कारण ये बताया गया, क्या ये सही है? संविधान सभा के लिए रियासतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन, मनोनयन नहीं। अगला है प्रांतों के लिए भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार। यहाँ पर 3 दिए गए, 3 में से कौन कौन से कारण थे जिसके कारण से क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने? इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 का? इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, यहाँ पर सही दिया हुआ है, पहला और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। अगला है किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को कानून व्यवस्था पर वीटो करने की शक्ति दी? वीटो कर सकते थे, अब किसी भी चीज़ पर गवर्नर जनरल जो है वो वीटो कर सकते थे। वीटो का तात्पर्य कोई एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बनाया है उसको वीटो करके रोक सकते थे।
तो यही होता है वीटो का पावर। तो 1786 का अधिनियम में दिया गया। 1786 में जब कॉर्नवालिस को भारत में आना था, उससे पहले उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान 1786 के एक्ट में बनाए गए। इसी के द्वारा वीटो करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है 29 नंबर। 30 तक इसमें करेंगे हम लोग। आज पहला दिन है इसलिए बस 100 MCQ हैं इसमें। ज़रा इमेजिन कीजिए 100 में आपका कितना अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन करना हो तो देखिएगा वीडियो को ध्यानपूर्वक। जो पढ़ने वाले AEDO के बच्चे हों उन तक शेयर भी कर सकते हैं। निम्न से किस अधिनियम ने पहली बार एक संघीय सार्वजनिक योजना फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की और एक प्रांतीय सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया था? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी। 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा यह प्रयास किया गया था। 30 नंबर सवाल है और आज का आखिरी सवाल यही है कि 1919 के अधिनियम के तहत आरक्षित विषयों का प्रशासन कौन करता था? 2 कैटेगरी थे, एक रिजर्व थे आरक्षित और एक हस्तांतरित था। तो 2 बनाए गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, अभी मैंने आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल समझाया और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी समझाया है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी गवर्नर और उनके 4-5 मित्र जो लोग थे जिनको उन्होंने मनोनीत किया हुआ था, उसके द्वारा इस पर शासन किया जाता था। रिजर्व सब्जेक्ट पर रिजर्व सब्जेक्ट, इसी को द्वैध शासन कहा गया। इसी को द्वैध शासन भी बाद में कहा गया है, तो इसको याद रखिएगा। AEDO की खास चीज़ ये है कि इसमें कंपटीशन आपको जो दिख रहा है ना, उससे ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं इसका। हाँ, BPSC PT में जिनका हो जाएगा अभी 71 के एग्ज़ाम में, वो कुछ 10,000 12,000 बच्चे नहीं देंगे, नहीं तो मैक्सिमम बच्चे AEDO का एग्ज़ाम देंगे, भले उनकी तैयारी हो या ना हो। मैथ्स रीजनिंग में बिना तैयारी के जाएंगे तो ठीक है भाई, उसमें तो पता ही आपको नहीं होगा उनका। लेकिन GS की तैयारी तो लगभग में हर एग्ज़ाम के लिए बच्चे करते हैं, चाहे वो SI की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो BPSC की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो AEDO के लिए ही पढ़ रहा हो। इसलिए आसान नहीं होने वाला है AEDO का एग्ज़ाम। मैं कोई डराता नहीं हूँ, वास्तविकताओं से आपको वाकिफ़ करवाना मेरा काम है, इसी कारण से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जितने हल्के से ले रहे हैं बच्चे इसको कि फॉर्म भर दिया है, ठीक है, देखा जाएगा, तो इस तरह से नहीं काम चलेगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए, दिन रात जिस प्रकार से अन्य एग्ज़ाम के लिए आप लगे रहते हैं उसी प्रकार से इसके लिए भी लगना पड़ेगा, तब जाकर आप रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। 10 लाख ने फॉर्म भरा है, मान लीजिए 4 लाख नहीं जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो भी 6 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे। ठीक है। अगर आपको AEDO के लिए डेली क्विज़ में जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। पहला वीडियो था इस तरह का प्रैक्टिस का AEDO के डेडिकेटेड, तो ज़रूर ही कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।